तो आज हमारे पास जो जानकारी है वो है एसएससी जेई परीक्षा के बारे में। हाँ, ये एक बड़ा नेशनल लेवल एग्जाम है, हम सब जानते हैं। बिल्कुल इसके जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जूनियर इंजीनियर लगते हैं। बिल्कुल। तो आज कोशिश रहेगी कि इसके जो जरूरी पॉइंट्स हैं उन पर एक नजर डालें, उनको फटाफट समझ लें। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये एग्जाम क्यों इतना खास है। ये सीधे केंद्र सरकार में जो अच्छी इंजीनियरिंग नौकरियां हैं उनका एक तरह से गेटवे है। अच्छा। इसमें देखिए सीपीडब्ल्यूडी है, मतलब जो देश का बड़ा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है। फिर एमईएस है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, डिफेंस के लिए। हाँ हाँ, सुना है। बीआरओ है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। और सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वाटर कमीशन। ये सब बड़े नामी और महत्वपूर्ण संगठन है। मतलब यहाँ काम करना सीधे देश के विकास में योगदान देना है। अरे वाह, तो मतलब मौके तो काफी सॉलिड है। इसमें अप्लाई कौन कर सकता है? मतलब एज और पढ़ाई लिखाई की क्या शर्तें रहती हैं? हाँ, मौके तो बेहतरीन है। देखिए, एज की बात करें तो आमतौर पर 18 से 30 या 32 साल। ये थोड़ा पोस्ट और डिपार्टमेंट के हिसाब से बदलता है। अच्छा, 30 या 32 तक, ठीक है। हाँ, और एजुकेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड जगह से सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। डिप्लोमा या डिग्री दोनों चलेंगे? हाँ, दोनों। पोस्ट भी इन्हीं स्ट्रीम्स में होती हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। और एक खास पोस्ट होती है जूनियर इंजीनियर क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स की भी। ठीक है, यानी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले युवाओं के लिए एक बड़ा चांस है। अब ये बताइए कि सिलेक्शन होता कैसे है? एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है इसमें? हाँ, पैटर्न समझना दिलचस्प है इसका। इसमें 2 स्टेज होते हैं, मतलब 2 पेपर। 2 पेपर। पहला पेपर, पेपर 1, वो ऑनलाइन होता है कंप्यूटर पर। ऑब्जेक्टिव टाइप का, मतलब सवाल और 4 ऑप्शन आपको टिक करना है। अच्छा, एमसीक्यू बेस्ड। बिल्कुल। इसमें 3 हिस्से हैं। पहला जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, ये 50 नंबर का। दूसरा जनरल अवेयरनेस, मतलब जीके वगैरह, वो भी 50 नंबर। और तीसरा आपकी जो इंजीनियरिंग ब्रांच है, सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, उससे जुड़े टेक्निकल सवाल, ये 100 नंबर का। ओह, तो 100 नंबर टेक्निकल और 100 नॉन टेक्निकल। एग्जैक्टली। कुल मिलाकर 200 नंबर का पेपर, और टाइम मिलता है 2 घंटे। अरे वाह! तो पेपर 1 में तो स्पीड, एक्यूरेसी और अलग अलग सब्जेक्ट्स का बैलेंस सब चाहिए होगा। मतलब सिर्फ टेक्निकल नहीं, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। पेपर 1 में टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल हो जाता है। अच्छा, तो पेपर 1 क्लियर करने के बाद फिर क्या? जो लोग पेपर 1 पास करते हैं वो फिर पेपर 2 देते हैं। ये ऑफलाइन होता है, मतलब पेन पेपर लेकर लिखना होता है। डिस्क्रिप्टिव टाइप। हाँ, डिस्क्रिप्टिव। ये पूरी तरह आपकी इंजीनियरिंग ब्रांच पर आधारित होता है। इसमें सवालों के जवाब आपको डिटेल में लिखने होते हैं। अच्छा, 300 नंबर का होता है और इसके लिए भी 2 घंटे मिलते हैं। तो यहाँ बेसिकली आपकी सब्जेक्ट पर कितनी गहरी पकड़ है वो देखी जाती है। समझ गई। तो पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट से एक तरह की स्क्रीनिंग हो गई, फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट से सब्जेक्ट नॉलेज की परख। इसके बाद क्या प्रोसेस रहता है? इसके बाद जिन लोगों ने पेपर 2 भी क्लियर कर लिया, उनका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अच्छा, डीवी। हाँ, डीवी। मतलब आपके सर्टिफिकेट्स, डिग्री, डिप्लोमा, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह वो सब चेक होते हैं। और फिर आखिर में एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल भी? हाँ, ये पक्का करने के लिए कि कैंडिडेट मेडिकली फिट है उस जॉब के लिए। ये सारे स्टेप्स पार करने के बाद ही फाइनल सिलेक्शन होता है। और सिलेक्शन के बाद सबसे अहम सवाल पर आते हैं, सैलरी और पर्क क्या मिलते हैं? आखिर इतनी मेहनत का फल भी तो देखना होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये जानना भी जरूरी है। इसमें जो सैलरी मिलती है वो पे लेवल 6 के तहत आती है। पे लेवल 6? हाँ, ये केंद्र सरकार की नौकरियों में एक अच्छा शुरुआती लेवल माना जाता है। बेसिक पे जो है वो 35,400 से शुरू होकर 1,12,400 तक जाता है। अरे वाह! और इस बेसिक पे पर फिर महंगाई भत्ता यानी डीए, हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए और दूसरे भत्ते जुड़ते हैं। तो सब मिलाकर शुरू में हाथ में आने वाली सैलरी, जिसे इन हैंड कहते हैं, वो करीब 44,000 से 52,000 रुपए प्रति महीना बन जाती है। 50,000 के आसपास शुरुआती सैलरी सरकारी नौकरी में, ये तो वाकई काफी बढ़िया है। हाँ, करियर की शुरुआत के लिए काफी आकर्षक पैकेज है ये। बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई 2025 में ये परीक्षा देने का सोच रहा हो, तो कोई अंदाजा है कि कब तक नोटिफिकेशन वगैरह आ सकता है? हाँ, देखिए, जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 2025 के लिए एक टेंटेटिव, मतलब एक अनुमानित शेड्यूल है। टेंटेटिव है, ठीक है। हाँ, नोटिफिकेशन मार्च या अप्रैल 2025 में आ सकता है, पेपर 1 जून या जुलाई 2025 में, और पेपर 2 सितंबर या अक्टूबर 2025 में होने की उम्मीद की जा सकती है।
लेकिन ये सब अनुमानित है, फाइनल तो एसएससी की आधिकारिक घोषणा ही होगी। सही बात है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल, इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए, किन बातों पर फोकस करना चाहिए? तैयारी के लिए सबसे बुनियादी चीज है आपकी जो इंजीनियरिंग ब्रांच है उसके कोर टेक्निकल सब्जेक्ट्स। अच्छा। उन पर पकड़ मजबूत करनी होगी। मतलब डिप्लोमा या डिग्री में जो पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज करना होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे। इसके साथ ही पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व करना बहुत फायदेमंद होता है। बहुत ज्यादा। प्रीवियस ईयर पेपर्स, हाँ। उससे न सिर्फ एग्जाम के पैटर्न और सवालों के टाइप का अंदाजा लगता है, बल्कि ये भी समझ आता है कि कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से सवाल बार बार आ रहे हैं या डिफिकल्टी लेवल कैसा रहता है। और वो जो नॉन टेक्निकल हिस्सा है पेपर 1 में, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, उसके लिए उनके लिए भी स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं। जैसे जनरल अवेयरनेस के लिए ल्यूसेंट जीके की किताब काफी पॉपुलर है। हाँ, वो तो काफी चलती है। और रीजनिंग के लिए आर.एस. अग्रवाल की किताब को अच्छा माना जाता है। टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए बहुत से लोग मेड इजी या आईएएस गेट एग्जाम की तैयारी वाली जो किताबें आती हैं उनसे भी मदद लेते हैं। उनमें कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे से समझाए होते हैं। अच्छा, तो मतलब गेट लेवल की तैयारी इसमें काम आ सकती है कुछ हद तक। हाँ। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए वो अच्छी हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो एसएससी जेईई केंद्र सरकार में एक स्थिर और सम्मानित इंजीनियरिंग करियर बनाने का एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका है। योग्यताएं तय हैं, 2 स्टेज का एग्जाम है और सैलरी भी काफी आकर्षक है। और तैयारी में टेक्निकल नॉलेज और पुराने पेपर्स का अभ्यास सबसे जरूरी लगता है। बिल्कुल। और एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, पेपर 1 का जो टेक्निकल हिस्सा है 100 नंबर का, और पूरा का पूरा पेपर 2 300 नंबर का, ये पूरी तरह आपकी चुनी हुई इंजीनियरिंग ब्रांच पर ही निर्भर करता है, सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए अपनी ब्रांच सोच समझ कर चुनना और फिर उसी पर फोकस करके, मतलब सेंटर्ड तैयारी करना, कामयाबी के लिए बहुत अहम है। ये जो जानकारी हमने डिस्कस की, ये एक अच्छा ओवरव्यू देती है। हाँ, एक बेसिक आइडिया तो मिल गया। लेकिन जो कैंडिडेट सच में सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, उन्हें शायद और गहराई में जाना होगा। जैसे पिछले सालों के कट ऑफ क्या रहे हैं, डिटेल्ड सिलेबस क्या है, खासकर अपनी ब्रांच के लिए, बेस्ट किताबें कौन सी हैं, या फिर एक अच्छा स्टडी प्लान कैसे बनाया जाए। सही कहा, मतलब ये तो बस शुरुआत है। हाँ, इन पहलुओं पर उम्मीदवारों को खुद और रिसर्च करनी चाहिए ताकि वो अपनी तैयारी को और बेहतर